नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो मैथ्स के लेक्चर लिए हैं उसमें आपका फ्रैक्शन और अनुपात समानुपात ये पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हमने परसेंटेज वाला चैप्टर भी क्लियर कर लिया है। अब मैं आज आपके लिए लाभ और हानि वाला चैप्टर लेके आया हूं। दोस्तों, जो परसेंटेज हमने क्लियर किया है और जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हमने किए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों से मिला के ये क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। उसी विधि का उपयोग करके हम इनको भी हल करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आखिर ये लाभ और हानि होता क्या है, इनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार से इनका हम हल करते हैं, आज हम ये जानेंगे। अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फैंटास्टिक हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रॉफिट और लॉस जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देना चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस किसी व्यापारी द्वारा कोई चीज को खरीदी जाती है और उसी चीज को वापस बेचा जाता है। जिस मूल्य पे व्यापारी या चाहे हम हुए किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे वस्तु का मूल्य कहते हैं या उसको क्रय मूल्य कहते हैं। इसका उल्टा जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो जिस मूल्य पे उसको बेचा जाता है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। अब आया प्रश्न लाभ और हानि का। तो लाभ क्या होता है? यदि हम किसी चीज को कम में खरीदे और ज्यादा में बेचे, मतलब अपना क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होता है। और उसका उल्टा यदि हम ज्यादा में खरीदे और कम में बेच दे, क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमें किसी लाभ या हानि का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो हमेशा ये आप बात गांठ बांध लीजिए कि हमेशा हमेशा और हमेशा लाभ या हानि का परसेंटेज जो निकलता है वो निकलता है क्रय मूल्य पर। अगर प्रश्न में दे दे कि विक्रय मूल्य पे निकालना है तो ही हम विक्रय मूल्य पे उसे निकालेंगे, अन्यथा हम क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ये जो सामने आपके सामने स्लाइड है इसमें यही लिखा गया है कि क्रय मूल्य क्या होता है। वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस मूल्य का क्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है और इसमें क्या था, खरीदी जाती है, वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ क्या होगा? मैंने बताया जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा, मतलब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य माइनस करेंगे। और हानि की कंडीशन में क्या करेंगे? विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य अधिक होगा, मतलब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे। और अति महत्वपूर्ण जो है मैंने यहां लिखा है आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात लिखी है वो लिखी है लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। इसका यह मतलब है कि यदि हमें परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी हो तो हम किस पे करेंगे? परसेंटेज किस पे निकालेंगे? क्रय मूल्य के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति है किशोर ने एक कार 2,80,000 रुपए में खरीदी तथा 3,47,200 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न जो आया जिसमें प्रतिशत में उत्तर पूछा है। चलिए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। इसमें ये जो है ये दिया है एसपी और ये है सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस या परचेस प्राइस या क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अब जब विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है तो ऑब्वियसली इसमें लाभ हुआ होगा, तो हम लाभ निकाल लेते हैं। लाभ जो होगा वो कितना होगा आपके 3,47,200 माइनस 2,80,000। तो प्रॉफिट आपके आ जाएगा, प्रॉफिट क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा आपके 67,200। अब हमें पूछा क्या है? लाभ का परसेंटेज पूछा है।
तो लाभ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था हमेशा लाभ का परसेंटेज निकालना हो या हानि का परसेंटेज निकालना हो, हमेशा किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। तो लाभ आया है आपके 67,200, परसेंटेज निकालना है इसलिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बटे में क्या आएगा? सीपी। सीपी क्या है आपके? 2,80,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। अब हम इसको 4 से काट लेते हैं। 4 से इसको काटूंगा तो 4 एकन 4 हो जाएगा, ये 2 बच गए, 2 बचे, 4 छंग 24, 3 बच गए, 4 8 32। फिर इसको 4 से काटूंगा तो 4 7 28 होता है। फिर 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूना 14 हो जाते हैं, 2 बच गए, 7 चौक 28, 24। मतलब जो परसेंटेज आया वो कितना आया है? 24%। सी वाला जो ऑप्शन है यही आपके बिल्कुल सही उत्तर है, और इस प्रश्न का उत्तर होगा कि किशोर को 24% लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राकेश कुछ वस्तुएं x रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा x/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो इसने क्या दिया है? कोई मूल्य नहीं दिया है, इसने ये दिया है कि x रुपए में वो खरीदता है और x/8 प्रति वस्तु के हिसाब से वो बेच, कुछ वस्तुएं तो खरीद रहा है वो, और कुछ प्रति वस्तु के हिसाब से 1/8 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से वो बेच रहा है। अब इसमें देखिए आप, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? 1 रुपए प्रति दर्जन का मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 दर्जन चीज खरीदता है तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं खरीदता है तो 1 रुपए लगते हैं, पर वो बेचता कितने में है? 1/8 प्रति वस्तु के हिसाब से। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? क्योंकि इसने यहाँ पे दर्जन में दिया है, दर्जन में, तो हम ये मान लेते हैं उसने 12 वस्तुएं खरीदी थी। अगर 12 वस्तुएं खरीदी थी और हम इस x को मान लेते हैं, हम इस x को मान लेते हैं कि ये 1 रुपया है। हम इस x को क्या मान लेते हैं? 1 रुपया है। यदि 1 रुपए में उसने 12 वस्तुएं खरीदी तो टोटल उसका सीपी कितना हो गया? टोटल जो है सीपी कितना हो गया? 12। ये सीपी हो गया इसका। अब उसने बोला है कि 1/8 प्रति वस्तु के दर से वो बेच रहा है। 1/8, x क्या आया है आपका? 12, और 12 बटे, अब इसको यदि हम 12 का गुणा कर दे, क्योंकि यहां पे 12 वस्तुओं का मूल्य हमारे पास है, तो विक्रय मूल्य भी 12 वस्तु का होना चाहिए। हमें दोनों को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बराबर वस्तुओं पे निकालना पड़ेगा, तो हम 12 का यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1 वस्तु का मूल्य हो गया और ये 12 वस्तुओं का मूल्य होगा। 1 वस्तु का मूल्य कितना है? 1.5 में मैं जब 12 का गुणा करूंगा तो आपके आएगा 18। ये हो गया एसपी। अब प्रश्न आपके ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपए में खरीदकर 18 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। देखो दोस्तों क्या होगा, वो जब इसका एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कितना आया? 6। अब परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 × 100 करेंगे, और अपॉन में क्या आएगा? सीपी आता है। हमेशा 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 क्या आता है? सीपी। सीपी क्या है? 12। काट देते हैं इसको, 2 बार कट जाएगा और ये 50 बार कट जाएगा 2 से। इसका मतलब उससे कितना परसेंट लाभ हुआ? 50%। सी वाला जो ऑप्शन है यही आपके बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो हम उसका आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 792 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसको हम कैसे हल करेंगे? 792 में बेचा है, इसका मतलब ये क्या दिया है? इसका मतलब ये है, ये एसपी है।
और इसने क्या बोला, लागत का 1/10 लाभ कमाने का क्या मतलब है कि अगर लागत 10 रुपए होती, अगर मैंने जब भिन्न वाला चैप्टर आपको हल करवाया था तो उसमें मैंने ये बताया था, जो भिन्न होती है उस भिन्न में जो हर वाला भाग होता है वह पूरा होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, और जो अंश वाला भाग होता है वह उसका एक हिस्सा होता है। तो ये हर वाला जो भाग है ये अपने आप में क्या है, सीपी, और ये जो अंश वाला जो भाग है ये अपने आप में क्या है, प्रॉफिट, क्योंकि इसमें क्या दिया है, यहाँ पे लाभ दिया है, मतलब प्रॉफिट ही होता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वो 10 रुपए में कोई चीज खरीदता तो 1 रुपए लाभ लेके बेचता तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता, 11 रुपए। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, सीपी और अगर प्रॉफिट को मैं जोड़ दूं, प्रॉफिट 1 है तो दोनों मिला के क्या आएगा, सीपी प्लस पी बराबर क्या होगा, एसपी हो जाएगा, और एसपी कितना आ जाएगा, 11। इसका मतलब ये हुआ आनुपातिक रूप में जो 11 है वास्तव में उसकी वैल्यू कितनी है, 792 रुपए। तो अब प्रश्न हमारे पास ये हुआ कि 792 जो रुपए है उसको हमें 10:1 में बांटना है और बड़ा वाला हिस्सा निकालना है। ये अनुपात समानुपात से आया है क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इसको हल। 792 रुपए जो है इसे हमें बांटना है 10:1, मतलब 11 हमने टोटल ले ही रखी है, 11 क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, और आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य क्या था, यहाँ पे 10 था, हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 का भाग देते हैं, 11 7 77 होता है, 2 बच गए, 2 बार जाएगा, 2 बच गए थे, 2 बार चला गया, 22 हो गए, पूरा हो गया, ये 72 और ये 10 है, सीपी 10 है, तो 72 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 720। बी वाला जो ऑप्शन है यही आपके सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न से आपको भिन्न वाले क्वेश्चन, अनुपात समानुपात वाले क्वेश्चन और परसेंटेज वाले क्वेश्चन का सार नजर आ रहा होगा कि मैंने जो पहले चैप्टर आपको हल करवाए हैं वो क्यों करवाए हैं, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर है वह सभी जो है अनुपात समानुपात, परसेंटेज या भिन्न के कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होते हैं। जब हमारे पास वो बेसिक क्लियर, हमारा फंडे अगर क्लियर है, बेसिक फंडे अगर क्लियर है, तो हम कोई से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, चाहे वो इस रूप में दे दे, भिन्नात्मक रूप में दे दे, आनुपातिक रूप में दे दे, या फिर वो परसेंटेज में ही क्यों ना दे दे। और कोई सा भी तरह का प्रश्न पूछ रखा हो, अगर कुछ भी पूछ रखा हो तो हम उसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2375 रुपए में 25 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 390 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। देखिए दोस्तों, हमको क्या पूछा है, शेष जो बच गया है चावल उसे किस भाव में बेचना है ये बताना है। वो इसने दिया है, इसने टोटल जो मूल्य दिया है इसका 25 किलोग्राम का कुल मूल्य जो दिया है वो दिया है 2375 रुपए। अब यदि हमें 1 किलोग्राम का मूल्य निकालना हो, हम क्या करेंगे, 2375 में 23 का डिवाइड दे देंगे। तो हम दे देते हैं 2375 में 25 का डिवाइड दे देंगे। 25 का डिवाइड यहीं पे दे दे या फिर यहां पे भी दे सकते हैं। 25 की टेबल में 8 और 9 बार आएगा 225। अब बच गया यहां से 12, यहां लगा दिया 125 हो गया, फिर 5 बार, मतलब 95। मतलब चावल जो है 95 रुपए पर केजी है। 1 किलो का मूल्य क्या आ गया आपके 95 रुपए। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है, 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसने कितने बेच दिए, इसने 10 किलोग्राम बेच दिया। इसने लाभ कितना कमा लिया, हम अभी वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो 110 जो है 1 किलो का भाव है, 110 जो है वो 1 किलो का भाव है, और 95 जो है वो उसका परचेस मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य से मैं अगर क्रय मूल्य माइनस करूंगा मेरा लाभ आ जाएगा 1 किलोग्राम के ऊपर। अभी इस 10 किलोग्राम जो इसने बेचा है इस पे कितना उसने लाभ कमा लिया है वो मैं निकाल रहा हूं। तो मैं निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, मतलब हर किलो पे इसने 15 रुपए का लाभ कमा लिया है, और इस प्रकार इसने 10 किलो बेच दिए हैं। मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 150। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू के 10 किलोग्राम पे इसने 150 रुपए लाभ तो कमा ही लिया था।
अब इसको लाभ कितना कमाना है, टोटल लाभ इसको कमाना है 390। मतलब मैं 390 में से अगर 150 को माइनस कर दूं तो अब शेष पे कितना लाभ कमाना है वो निकल आएगा। तो शेष पे लाभ कैसे कमाएंगे, कितना कमाएंगे वो निकाल लेते हैं हम। ये आएगा आपके 40, 240 रुपए उसे अभी कमाने शेष है। अब ये 240 रुपए वो किस पे कमाएगा, 240 रुपए किस पे कमाएगा, बचे हुए चावल पे। और बचे हुए चावल कितने हैं, 25 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम बेच दिए, मतलब 15 किलोग्राम उसके पास बचे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस 240 में मैं 15 का भाग दे देता हूं, तो हर 1 किलोग्राम पे कितना लाभ उसे कमाना है वो निकल आएगा। मैं इसमें भाग दे देता हूं, देते हैं भाग। 15 से एक बार जाएगा, 9 बच गए, और 6 बाय 90 आते हैं 16। मतलब हर 1 किलोग्राम पे उसे 16 रुपए लाभ कमाना है। दोस्तों उसका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना था, 95 हमने निकाला था, 95 में उसके पड़ा है 16 रुपए वो लाभ कमाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब आप देखिए, अब बस आंसर आने ही वाला है। 95 में मैं 16 को ऐड कर देता हूं, 95 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 111 रुपए प्रति किलोग्राम। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, आप जरूर समझ सकते हैं। बस आपको आपके कॉन्सेप्टों को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि 2375 में 25 किलो खरीदे तो एक कितने में खरीदे, 95 रुपए में आ गया। अब इसने क्या किया, 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसने बेच दिए, तो एक पे कितना लाभ कमाया, 15 रुपए का। तो 10 किलो पे कितना लाभ कमाया, 150 रुपए का। कुल लाभ कितना कमाना है, 390 रुपए। तो हमने 150 को माइनस कर दिया 390 में से। अब कितना लाभ कमाना बाकी रहा, 240 रुपए। अब 240 किस पे कमाएगा, जो उसको बेचना बाकी है उस पे। तो हमने क्या किया, 240 में 15 का भाग दे दिया, कितना है 16। मतलब हर 1 किलोग्राम पे अब उसको 16 रुपए का लाभ कमाना है। और उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 95। तो मैंने क्या किया, 95 में 16 को जोड़ दिया। मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस जो है मेरी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। बस मैंने विक्रय मूल्य निकाल दिया। यही तो पूछा था किस दर से बेचना है, और जिस दर से बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होती है। ये सेलिंग प्राइस आ गई। 111 रुपए प्रति किलोग्राम उसे बेचना पड़ेगा अगर उसे 390 रुपए का लाभ कमाना है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको इसका बेस क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर प्रमोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1 रुपए 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। प्रमोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या बोलना चाहता है, बोलना यह चाहता है यदि वो 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचे तो उसे 110 का लाभ हो जाता है। और यदि इतनी ही पेंसिलें वो 1 रुपए 75 पैसे की दर से बेचे तो उसे 55 रुपए की हानि हो जाती है। एक जगह आता है लाभ और एक जगह आती है हानि। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अब आप सोचो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ये मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप सोच के बताइए कि ये जो 110 है और ये 55 है, ये लाभ है और ये हानि है, इनका डिफरेंस क्या होगा। सोचिए। क्या आया, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं बताता हूं। 110 रुपए जो है ये लाभ में है, मतलब ये पॉजिटिव है, और 55 हानि है, मतलब नेगेटिव है। तो जब हम नेगेटिव को ही माइनस करने जाएंगे तो वो आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 110 में और 55 में अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें। इन दोनों को एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल नहीं समझते हैं मैथ्स के बारे में, उनके लिए ये चीज़ है। माइनस और माइनस प्लस हो गया, मतलब 55 बढ़ गया है, ये हो जाएगा 165। ये 165 जो है मतलब लाभ और हानि का डिफरेंस है।
और हम अब वास्तव में एक पेंसिल पे लाभ और हानि निकाल लेते हैं। ये तो कुल लाभ और हानि का डिफरेंस था, अब एक पेंसिल पे कितना लाभ और हानि होता है वो हम निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस 2.50 में से 1.75 माइनस कर लेते हैं। यह माइनस करने पे कितना आएगा, 75.75। मतलब एक पे डिफरेंस इतना था, टोटल पे डिफरेंस इतना है। मैं अगर टोटल के डिफरेंस में एक के डिफरेंस का डिवाइड दे दूं तो टोटल संख्या आ जाएगी मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, 165 में, इस 165 में 0.75 का डिवाइड देता हूं। 0.75 का एक मतलब और होता है, अगर यदि हम इसका पॉइंट हटा दें, तो बटे में क्या हो जाता है, 100। 25 से काट दे 3 और 4, मतलब मैं इसको 3/4 भी लिख सकता हूं। तो क्यों ना मैं यहाँ पे 3/4 लिख दूं, ताकि मुझे इसमें 4 का गुणा करना पड़े और 3 का भाग देना पड़े। मैं एक काम करता हूं, 165 इसको बराबर करके लिख देता हूं, 165 बटे 3/4। इसका यह मतलब भी हुआ कि 165 इंटू 4/3, क्योंकि बटे में बटा हो तो उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, 4/3। 3 से काट देता हूं, 3 से काटता हूं 15, तीनों पंजे 15 होते, एक बच गया, फिर तीनों पंजे 15। अब 55 में मुझे 4 का मल्टीप्लाई करना है, मैं 50 में कर देता हूं 200 आएगा, 5 में करता हूं 20 आएगा, 200 और 20 220 हो गया। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न का मतलब समझ में आ गया होगा। क्या बोला था, यदि वो 2.5 रुपए में किसी पेंसिल को बेचता है तो उससे टोटल लाभ कितना होता है, 110 रुपए, और अगर वो 1.25 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचता है तो उसको 55 रुपए की हानि होती है। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि एक पे डिफरेंस कितना है, एक पे डिफरेंस है 3/4 रुपए का, और टोटल पे डिफरेंस कितना है, टोटल पे डिफरेंस है 165 रुपए का। तो हमने टोटल के डिफरेंस में एक के डिफरेंस का डिवाइड दे दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स आ गई। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक गधा तथा एक गाड़ी रुपए 20,000 में खरीदे। उसने गधे को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% लाभ हुआ। गधे का क्रय मूल्य कितना है? क्या दे रहा है, 2% का लाभ कुल पे हुआ है, तो गधे का मूल्य पूछा है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। इसने क्या बोला था, गधे पर उसे 20% लाभ हुआ और गाड़ी पर 10% हानि हुई है, और ओवरऑल कितना हुआ है लाभ इसे, 2% का। हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। इसको करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहे x मान के कर सकते हो, फिर एक का मूल्य 20,000 माइनस x हो जाएगा, फिर उसका परसेंटेज निकल आएगा, दोनों का डिफरेंस निकल आएगा, ओवरऑल लाभ निकल आएगा 2%। फिर हम इस पे निकाल लेंगे कितना होता, 400 होता, 400 के बराबर रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। पर हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम इसमें एलिगेशन वाली मेथड लगाएंगे। एलिगेशन में क्या होता है, एक जगह आपको दिया है लाभ तो हम एलिगेशन लगा रहे हैं। इसमें एलिगेशन में क्या होगा, एक जगह दिया है आपको लाभ तो हमने लिख लिया 20% लाभ, और एक जगह दिया है आपको हानि तो मैंने इधर लिख लिया हानि, और ओवरऑल जो इसको हो रहा है वो 2% का लाभ हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2% का लाभ। मैं क्या करता हूँ, ये जो है ये गधे का मूल्य है, गधे पे इसको लाभ हुआ है, और हानि जो हुई है वो उसको हुई है गाड़ी पे। गाड़ी को मैं व्हीकल लिख देता हूँ भी, ठीक है। तो गधे पर 20% लाभ हुआ है और व्हीकल जो है उस पर 10% की हानि हुई है, ओवरऑल उसके 2% का लाभ हुआ है। हम रेशो कैसे निकालेंगे, ऐसे क्रॉस में माइनस कर देते हैं। जब मैं 20 में से 2 को माइनस करूंगा तो 8 हो जाएगा। और अब आप बताइए मैं यहाँ पे माइनस करके क्या लिखूँ, ये ऑलरेडी माइनस में है दोस्तों। तो ये जैसे मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था, माइनस को भी माइनस करना हो तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके 12 आएगा। इनका अंतर कितना आएगा, 12। इसका यह मतलब हुआ अनुपात क्या आ गया आपके पास, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 होता है और 6 तिया 18 होता है। मतलब गधे और गाड़ी के मूल्य में जो अनुपात है वो 2:3 है। बस अब हो गया सवाल। टोटल मूल्य कितना दिया था, 20,000। प्रश्न क्या बन रहा है, 20,000 रुपए को 2:3 में बांटा गया तो छोटा भाग क्या होगा, प्रश्न तो यही है।
चलिए कर लेते हैं। 20,000 को 2:3 में बांटना है और छोटा भाग चाहिए, मतलब 2 चाहिए, 2 का गुणा करूंगा और पूरा जो भाग है वो 5 है, इसलिए 5 का भाग दूंगा। 5 का भाग दे देते हैं। जब 5 का भाग दूंगा मैं 20,000 में तो ये 4 बार जाता है और इसलिए 4,000 हो जाएगा। और 4,000 दूना 8,000, 8,000 जो है वही गधे का मूल्य है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ना इसमें x का यूज करना है, ना y का यूज करना है, ना किसी और वेरिएबल का यूज करना है। आपको जब भी ऐसा दिखे प्रश्न कि एक पे उसको लाभ हो रहा है, दूसरे पे हानि हो रही है, एग्रीगेट लाभ या हानि दे रहा है, तो आपको ये जो वाली मेथड है, ये इसको बोलते हैं हम एलिगेशन वाली मेथड, मिश्रण वाली मेथड बोलते हैं। तो आपको ये लगा देनी है, करना कुछ नहीं है। 20% लाभ दिया है, लिख दिया, 10% हानि दी है, लिख दी। बीच में एग्रीगेट जो लाभ हुआ है वो 2% हुआ, बीच में लिख दिया। ऐसे क्रॉस में डिफरेंस ले लिया, जो भी आया रेशो उसी रेशो में इसको बांट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न को आप बड़ी ही अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इंटरेस्ट लेके समझ रहे होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह इसे 10% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता। दोस्तों दिया भी विक्रय मूल्य है और पूछा भी विक्रय मूल्य है। देखो पर ये विक्रय मूल्य जो है 25% हानि वाला है और पूछा विक्रय मूल्य है वो 10% लाभ वाला पूछा है, बस यही है। लेकिन दे भी विक्रय मूल्य रखा है और प्रश्न में पूछ भी विक्रय मूल्य रखा है। देखिए गणित में कितना रस आता है कि जो दिया है वही पूछा है पर परसेंटेज चेंज कर दिया है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। 6,750 जो है ये विक्रय मूल्य है और ये कब का विक्रय मूल्य है, जब 25% हानि पे बेचा जाता है। जब किसी वस्तु को हम 25% हानि में बेचते हैं मतलब वो जो मूल्य आता है वो आता है 75%। मतलब 100 में से मैंने 25 माइनस कर दिए तो ये आएगा 75, मतलब ये 75% है। अब निकालना क्या है, 10% हानि वाला मूल्य निकालना है। सोचो थोड़ा सा, 10% हानि वाला मूल्य क्या होगा, 100 रुपए की चीज है, 10% लाभ लेंगे मतलब 110% चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 110 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप साथ के साथ समझते जा रहे होंगे। इसको हम काट देते हैं। हम सबसे पहले इसको 25 से काट देते हैं। 25 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा और 25 से इसको काटेंगे 2 बार कटा, कितना बच गया, 17 बच गया। 25 से 6-7 बार कट जाएगा और ये 0। फिर 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 9, 0। 90 में 110 का मल्टीप्लाई करते से आपका आंसर है 11। इसमें 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आता है 99, 99 के ऊपर 2 0 मतलब 9,900। बी वाला जो ऑप्शन है यही सही उत्तर है। बोलिए जय जय सिया राम। ये जो प्रश्न है यही इसी प्रकार से हल करना है आपको। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको डायरेक्ट कर देना है। इसमें क्या होना है, इसमें क्या होना चाहिए कि जो 6,750 दिए हैं वो 25% हानि पे दिए हैं। तो हमने 25% हानि का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 25 माइनस कर लिया, 75 का भाग दे दिया। और पूछा क्या है 10% लाभ वाली वैल्यू। 10% लाभ वाली वैल्यू क्या होती है, 110%। तो हमने 110 का मल्टीप्लाई कर दिया और जो भी ये काटने के बाद जो आया है वही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको बड़ी अच्छी तरह से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, P किसी वस्तु को 15% लाभ पर Q को बेच देता है। Q इसे 10% हानि पर R को बेच देता है। यदि R ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो P ने इसे कितने में खरीदा। P का क्रय मूल्य पूछा है। P का क्रय मूल्य पूछा है। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, अनेकों तरीके से इसको हल कर सकते हैं। और मैंने एक बार आपको एक सूत्र बताया था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। हम यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या कारण है, एक बार एक वस्तु का मूल्य हमने 15% बढ़ाया, दूसरी बार 10% घटाया तो वो वस्तु इतने की हो गई। यही तो मतलब है इस प्रश्न का। तो हम क्यों ना उसी ट्रिक से इसको हल कर लें। या फिर हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि जो 517 रुपये 50 पैसे है, एक बार 15% लाभ वाली वैल्यू है मतलब 115 है, तो 100 कितना होगा, तो हमने 115 का भाग देके 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगली बार वो 10% हानि वाली है तो कब होता है 10% हानि कब होती है, जब 90% पे बेचे, तो हम 90 का डिवाइड देके
100 का मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे भी हम इसको हल कर सकते हैं, अनेकों तरीके हैं सोल्व करने के, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सी वाली यूज कर लेता हूँ, चलो हम कर लेते हैं पहले प्लस माइनस ए वाली, उस ट्रिक को हम यूज करते हैं। चलिए, एक बार हमने 15% लाभ बढ़ाया है, एक बार हमने 10% की हानि ली है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे और क्या कर देंगे 15 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस एक जीरो से एक जीरो और ये जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा 1.5, तो ये आ जाएगा 3.5%। इसका क्या मतलब हुआ कि कुल जो भुगतान किया है उसने कितना भुगतान किया है, 517 रुपये 50 पैसे का। ये कितना है, उसको लाभ कितना, मतलब ओवरऑल पे लाभ कितना हो रहा है, 3 रुपये 50 पैसे का लाभ हो रहा है, परसेंटेज में है ये वैल्यू। मतलब इसका जो एसपी रहा होगा, लास्ट फाइनल जो एसपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, अपने आप में 100 प्लस ये, मतलब 103.5 जो है ये आपका एसपी है। एसपी मतलब लास्ट वाला एसपी, ये लास्ट एसपी है। मैं इसमें अगर 103.5 का भाग दे दूं और 100 का गुणा कर दूं तो मेरे पी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम करते हैं इसको हल। 517 रुपये 50 पैसे बटे में 103 रुपये 50 पैसे। दोस्तों आज मैं आपको भाग देने की एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं। मैं बिना काटे, बिना इसको अभी नहीं काटूंगा, मैं इसको गुणा करके आपको बताना चाह रहा हूं कि इसको कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधा है, यहाँ पे भी आधा है। इन दोनों को पूरा करने के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं। तो देखो 500 का डबल होता है 1000, 17 का डबल होता है 34 और 5 आधा रुपया है, इसका डबल होता है 1, मतलब 1035 रुपये बनेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1035। आपको दिख रहा होगा 1035। अब मैं, क्योंकि यहां पे भी मुझे डबल करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको फिर से डबल कर देता हूं। इसको डबल करूंगा 1035 का, ये क्या हो जाएगा, ये 207 रुपए, क्योंकि 3.5 रुपए ये हैं और 100 रुपए ये हैं। 100 का डबल 200 और 3.5 का डबल 7। दोस्तों जब मैं इसको हल कर रहा था तभी मुझे इसका आंसर समझ में आ गया था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे 1035 लिखा तो मुझे यहाँ पे भी 1035 दिख रहा था, पर मैं अगर इससे इसको काटता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि इसको मुझे डबल करना बाकी था। जब मैंने डबल कर लिया, ये आधे से 10 बार कट रहा है तो पूरे से 5 बार कटेगा। मेरा आंसर आ गया है 5। क्या आ गया है 5, मतलब ये जो है ये 5 बार कटेगा। ये 5 आया है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई भी तो करते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इंटू 100 कर देते हैं। आपके आंसर आ गया है 500। मतलब पी को ये जो चीज मिली होगी वो कितने में मिली होगी, 500 रुपए में। अब चाहे तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा इसको हल, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप एक बार इसको ऐसे करके देखिएगा, 517 रुपये 50 पैसे को एक बार तो ये 15% लाभ वाली वैल्यू है, मतलब 115 रुपये है, तो 100 कितना होगा, और एक बार ये 10% हानि वाली वैल्यू है, मतलब ये 90% है, तो 100 कितना होगा। इसको भी सॉल्व करने पे आप यही उत्तर पाएंगे, क्योंकि यही इसका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और प्रश्न को समझने में आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1750 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1490 रुपए में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है, आपको सीधा साधा ये कर देना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। हमेशा ऐसा ही करना है जब लाभ और हानि बराबर हो। जितना लाभ हो रहा है उतनी ही अगर हानि होती है तो आपको क्या करना है, एक बार इसने बेचा था 1750 में तो इसको लाभ हुआ था, दूसरी बार इसने बेचा 1490 में तो इसको हानि हुई थी, और दोनों ही लाभ और हानि बराबर है। इसका मतलब इन दोनों के जो बीच का बिंदु है वही इसका क्रय मूल्य है। बीच का बिंदु निकालने के लिए हमने इन दोनों का एवरेज ले लिया, जो एवरेज पॉइंट है वही इसका क्रय मूल्य है। चलिए अब हम हल कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 0 तो है ही सही,
ये हो जाएगा आपके 14, 5 और 7, 3240 में मैं 2 का भाग दे देता हूँ। 3240 में 2 का भाग देता हूँ, 16 बार तो 32 करता है और 20 बार 40 करता है, 1620 रुपये। 1620 मतलब ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न का मतलब समझ में आ गया होगा और इसको हल करने का तरीका भी आपके समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि एक मूल्य पर बेचने पर लाभ होता है और दूसरे मूल्य पर बेचने पर उतनी ही हानि होती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 997 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 893 रुपये में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों फिर वैसा ही सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो गया है, हम वैसे ही इसको हल कर देंगे। 997 में बेचता है तो लाभ होता है और 893 में बेचता है तो हानि होती है, और लाभ और हानि जो होती है दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। मैं इसमें से 3 निकाल के इसको दे देता हूं तो ये 1000 हो जाएगा। तो 1890 में 2 का भाग देना है। 1890 में 2 का भाग देना मतलब आधा कर देना है। क्या हो जाएगा, 18 तो 9 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा और फिर 5 बार, 945। मतलब उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 945 रुपये। सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम का लाभ कमा कर 12,325 रुपये में 145 किलोग्राम बेचता है। 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना है। एक वस्तु पे इसने कितना लाभ कमाया, 10 रुपये। एक वस्तु पे इसने बस 10 रुपये लाभ कमाए और 145 किलोग्राम बेच दी उसने। 1 किलोग्राम पे 10 रुपये लाभ कमाने पर उसने कितनी बेची है, 145 किलोग्राम वस्तु उसने बेच दी है। मतलब उसने टोटल लाभ कितना कमाया है हम वो निकाल लेते हैं। टोटल जो लाभ कमाया है उसने वो कमाया है 145 इंटू 10 रुपये, मतलब उसका लाभ कितना हो गया, 1450। अब इसका क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य था 12,325। मतलब हम अगर क्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दें, विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से हम लाभ माइनस कर देते हैं, 12,325 है, इसमें से हम लाभ माइनस कर देते हैं माइनस। ₹10,875 आया। 10,875 रुपये जो है वो 145 किलोग्राम का क्रय मूल्य है। पूछा है 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम 10,875 में 145 का डिवाइड दे देते हैं। 10,875 में 145 का डिवाइड दे देते हैं। 5 से ही काट लेते हैं, सबसे पहले 5 से काटते हैं, इसको काट लेते हैं 5 से। उनतीस ऊपर कटा है। अब हम इसको 29 से ही काटते हैं। हम पहले एक काम कर लेते हैं, 3 की टेबल बोल लेते हैं क्योंकि 30 के पास में है ये। तो 3 की टेबल जब बोलेंगे 3 और 7 21 होता है, मतलब 7 बार तो कटता है। तो हम इसको 7 बार काट लेते हैं। इसको हम कितने बार काट लेते हैं, 7 बार। तो हम जब इसको 7 बार काटेंगे तो कितना आएगा वो देखते हैं। मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 30 में मैं 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे 3 और 7 21, 210 आता है। अब क्योंकि एक कम था इसलिए मैं 210 में से 7 कम कर देता हूँ तो 203। मतलब ये हुआ कि 29 की टेबल में 203 आते हैं। कितनी बार, 29 की टेबल में 203 आते हैं 7 बार। 29 की टेबल में 203 आते हैं 7 बार। अब 203 इसमें से निकाल दिया मैंने 217 में से, तो मेरे पास बचा है, कितना बचा है, 203। यहाँ 14 बच गया और 14 बच गया, 5 लग गया, मतलब 145 हो गया। 145 फिर 3 की टेबल में कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 30 की टेबल में 150 5 बार आता है, तो 29 की टेबल में 145 5 बार आएगा। क्योंकि जब 5 बार टेबल बोला, 5 का डिफरेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 75 टाइम आएगा। मतलब बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं भाग देने की विधि भी आपके समझ में आएगी
आई होगी और प्रश्न जो है ये भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। 10% हानि होती है 2/3 पर बेचने पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि यदि मैं 3 रुपए की चीज है उसको 2 में बेच दूं तो कितना होगा? 10% मुझे हानि हो जाएगी। चलिए, 10% हानि होने का क्या मतलब है? 100 रुपए की चीज मैंने कितने में बेच दी? 90 में बेच दी। मतलब ये 10% हानि कब होती है? जब मैं उसको 90 रुपए में बेच देता हूं। चलो मैं मान लेता हूं उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। अब मेरे को 10% हानि कब होगी? 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है। 10% हानि कब होगी? जब मैं उसको 90 में बेचूंगा। और ये 90 जो है ये 2/3 है। किसका? वो निर्धारित मूल्य का। इस निर्धारित मूल्य का 2/3 है। तो मैं निर्धारित मूल्य निकालने के लिए क्या करूं? इसमें 2/3 का भाग दे दूं। चलो मैं इसमें 2/3 का भाग दे देता हूं। 2/3 का इसमें मैं भाग दे देता हूं। मतलब क्या होगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब वो हो जाएगा कितना? 135, क्योंकि मैंने ऊपर गुणा किया 3 का। कितना आया? 270, और 270 का आधा 135। मतलब 135% पे पहले वो बेचता था। ये इसका सेलिंग प्राइस इसने निर्धारित कर रखा था, पर वो 135 का 2/3 पे बेचता है तो 90 रुपए में ही बेचता है। मतलब उसे 10% हानि हो जाती है। तो पहले अगर उसी वस्तु को पहले निर्धारित मूल्य पे ही अगर वो बेचे तो उसको कितना लाभ होगा? देखो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा अब आपके, क्योंकि क्रय मूल्य हमने 100 माना था। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका लाभ है, मतलब 35%। सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप समझ गए होंगे। हमने क्या माना? 100 रुपए उसका क्रय मूल्य मान लिया। अब क्या हुआ? 90 में यदि वो बेचता है तो वो निर्धारित मूल्य का 2/3 होता है, क्योंकि इसमें दिया है कि 2/3 पे बेचने पे उसे 10% हानि होती है। मतलब 90 जो है वो 2/3 है। तो हमने पूरा निकाल लिया। तो क्या 3 का गुणा करके 2 का भाग दे दे। क्या आया? 135 आया। मतलब उसका निर्धारित मूल्य जो था, उसने निर्धारित क्या किया था कि 100 की चीजें हम इसको 135 में बेचेंगे। यदि वो 135 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा? कितने % लाभ होगा? ये पूछा था। तो हम क्या निकालेंगे? 135 में से 100 माइनस कर दिया तो आपके लाभ का % आ गया 35। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ रहा होगा, समझ में आ भी गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोई वस्तु X रुपए में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपए में बेचने से 15% लाभ होता है। X + Y तथा Y - X में क्या अनुपात है? इन दोनों का रेशो पूछा है दोस्तों। चलिए हम तो ये मान लेते हैं कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 है। हम तो 100 मान के चलेंगे। तो X में बेचना मतलब X का मतलब क्या होगा? जो बीच वाली वैल्यू हमने CP जो माना है, CP बराबर हमने मान लिया है 100। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ X की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि X का मतलब 15% हानि है। X का मतलब क्या है? 15% हानि है। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? CP मतलब 100 में से 15 माइनस कर दूंगा, कितनी हो जाएगी? 85। और Y जो है, Y में बेचने पर उसको 15% लाभ होता है, तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15% लाभ मतलब 115। क्या दिया है दोस्तों? यदि मैं एक बार इन दोनों को जोड़ दूं और एक बार इन दोनों को माइनस कर दूं तो हमारा अनुपात क्या होगा? चलिए, y प्लस एक्स कर रहा हूं, मतलब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं। y प्लस एक्स करता हूं, मतलब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, ये y प्लस एक्स क्या हो गया? रेशो निकालना है। इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 200। और y माइनस एक्स करना है तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना आएगा माइनस करने पे? 30। अनुपात पूछा है दोनों का, तो 1 0 से मैं 1 0 काट देता हूं। 1 0 से 1 0 काट देता हूं और 20:3 उत्तर आ गया है मेरा। तो बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बस आपको डराने के लिए प्रश्न दिया गया है कि X और Y आ गया।
और बच्चे सोचते हैं हमको तो x और y से करना आता ही नहीं है, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्या दिया है, यदि कोई वस्तु x में बेचते हैं 15% की हानि होती है। हमने वस्तु का मूल्य मान लिया 100 रुपये, 15% हानि मतलब 85, x की वैल्यू आ गई। y में बेचने पर 15% लाभ होता है तो y क्या हो जाएगा 115, क्योंकि लाभ वाली वैल्यू है। अब पूछा क्या है, x प्लस वाई करें, तो हमने x प्लस वाई कर दिया, 200 आया। फिर मतलब y प्लस एक्स, फिर इसमें बोला y माइनस एक्स करें, तो हमने y माइनस एक्स कर दिया, 30 आया। क्या बोला, दोनों का अनुपात, क्या अनुपात निकाल दिया, 20:3। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखो अनुपात समानुपात से भी इसमें प्रश्न बन रहे हैं, परसेंटेज से भी इसमें प्रश्न बनेंगे। हर एक जो हमने अभी तक जो चैप्टर किए हैं उन सब से निकल के प्रश्न आएंगे और इसमें बनेंगे। बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को हल करने में। देखिए क्या दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, मतलब ये जो है वो आपके क्रय मूल्य है और ये जो है वो आपके विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो देखो लाभ जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। मैंने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिया। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब 3 रुपए का लाभ होता है। और मैंने बताया था कि लाभ का या हानि का परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। और क्रय मूल्य क्या है, 20। परसेंटेज निकाल देते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दिया 15। 15% ही आपके सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। सी वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 40 रुपए लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों 200 में उससे बेचा है। बहुत से बच्चे जल्दी में पढ़ के क्या कर देते हैं, 200 देखा 40 देखा 20% उत्तर, जबकि ये गलत हो जाएगा। ये जो इसने बोला बेचने से मतलब ये जो है ये क्या है, एसपी है, सीपी नहीं दिया है। सीपी हमें निकालना है। सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से ये प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, तब सीपी आएगा। अब देखो 40 रुपए प्रॉफिट है और सीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 160। तो मैं यहाँ पे बटे में 160 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 का। 1 0 से 1 0 काट के 40 से 4 से मैं इसको 4 बार काट देता हूँ और 4 से 25 बार कट जाएगा, मतलब 25% लाभ होता है। उत्तर है बी वाला, जो बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। सभी शब्दों का फेयर है। आपको किसी प्रश्न को इस प्रकार से पढ़ना है कि जो पढ़ रहे हैं आपके समझ में आ जाए कि लिखा क्या है। बस इतना अगर आपने कर लिया 80% सवाल सोल्व हो जाएगा। आपको बस 20% कैलकुलेशन करनी रहेगी, सो आप कर ही लोगे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं भी है तो भी आप हमारे वीडियो को देख के आपकी कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% लाभ होता है। यदि इसे 20% लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए फिर वही बात आ गई, विक्रय मूल्य ही दिया है, विक्रय मूल्य ही पूछा, पर एक बार विक्रय मूल्य 10% लाभ पे दिया गया है और 20% लाभ का विक्रय मूल्य पूछा गया है। चलिए इसको हम हल करते हैं। ये 19,800 जो है, ये जो है 10% लाभ वाला मूल्य है, मतलब ये कितना है, 110 है। अब हमें निकालना क्या है, 20% लाभ वाला मूल्य, तो हम क्या कर देंगे, 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो हल करते हैं। 1 0 से मैं 1 0 काट देता हूं, 11 से जरूर कटता होगा ये, इसको काट देते हैं। 11 से एक बार जाएगा, बच गया आपके 8, तो ये 11 से 8 बार जाएगा और 2 0। 1800 में मैं 12 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1800 में 12 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो करते हैं, 2 0 तो अपने पास है ही सही, और 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 का जब मैं 8 में मल्टीप्लाई करता हूं 6 आता है, 12 8 6 हो जाते हैं, 9 कैरी हो जाएगा, फिर 12 1 12 और 9 हो जाएगा आपके 21, मतलब 21,600। बी वाला जो ऑप्शन है यही आपके करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे मुझे जब 18 और 12 दिखा तो मुझे एक ट्रिक याद आ गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप साइड में इस ट्रिक को याद कर लेना। जब भी मुझे 18 और 12 इस प्रकार का मल्टीप्लाई करना हो, जिसमें यूनिट डिजिट जो है, ये इकाई का अंक अगर हम जोड़ें तो 10 आता है,
तो हम वहां पे ये मेथड लागू कर सकते हैं। इकाई के अंक का योग अगर 10 है तो हम, और दहाई का अंक सेम है, तो हम ये वाली मेथड वहां पे लागू कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे। हमने क्या किया, 8 दूना 16 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक है तो एक में एक जोड़ेंगे 2 और 2 एक 2, 216 मल्टीप्लाई हो गया 216। पर हमें 18 में 12 का नहीं करना था, हमें 1800 का 12 में करना था, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे, आपके आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत से जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, बहुत सी जगह आपको यही बताया जाता है कि आपको क्या करना रहता है, जैसे 15 का 15 में मल्टीप्लाई करना हो, 15 का स्क्वायर निकालना हो, तो आप क्या करते हो, 15 का जब स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करते हो, 15 × 15 करते हो। आपको बस वो ट्रिक यहीं पे बताते हैं कि यहाँ पे है 15, 5 वाली के लिए ट्रिक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ये हर एक वो संख्या जिसमें इकाई के अंक का योग 10 होगा, वहां पे ये ट्रिक आपके लगेगी, वहां पे ये ट्रिक लगेगी जहां पे इकाई का अंक का योग 10 होगा और दहाई का अंक सेम होगा। देखो 15 का स्क्वायर करना हो तो हम क्या करते हैं, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और यहां पे एक जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 225 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 5 और 5 का योग जो है वो 10 होता है, इसलिए यहाँ पे भी वो ट्रिक लागू होती है। और यहाँ पे 8 और 2 का योग जो है वो भी 10 है, इसलिए यही ट्रिक यहाँ पे भी लागू होगी। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 67 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, दिया है 67 रुपये 50 पैसे, इतने में बेचने पर कितना, इसको कितनी हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि होने का मतलब क्या है, ये 75% है। क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से इसको काट देते हैं हम, 25 से 3 बार काटेंगे और 25 से इसको 4 बार काट देंगे। डिवाइड देते हैं 3 का, 3 से 2 बार कट जाएगा, फिर 2 बार कट जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 5 बार कट जाएगा, 0 है सही। मतलब 22 रुपये 50 पैसे में मुझे 40 का मल्टीप्लाई करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करता हूं, पहले बस 22 में करता हूं, 22 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 88 आ जाएगा। फिर मैं 50 पैसे में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 रुपये आएगा। तो 88 और 2 कितना हो गया, 90। बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, जरूर आएंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार दाल को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम दाल का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम दाल के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब आया है अच्छा वाला सवाल। ऐसे सवालों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम क्या करें। देखिए क्या बोला है, 1 किलोग्राम दाल का क्रय मूल्य 950 ग्राम दाल के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बस इतना सा देखना है। तो आप बस, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 950 ग्राम जो है उसका एसपी, उसका विक्रय मूल्य दिया, वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम की सीपी के बराबर। अब आपको सीधा सा ये करना है कि जिसके पीछे एसपी लिखा है वो तो है सीपी, और जिसके पीछे सीपी लिखा है वो है एसपी। आपको ये ट्रिक इसमें याद रखनी है। जिसके पीछे लिखा है विक्रय मूल्य वो हो गया आपके क्रय मूल्य, जिसके पीछे लिखा है क्रय मूल्य वो हो गया आपके विक्रय मूल्य। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि वो 950 रुपए में कोई चीज खरीदता है और 1000 रुपए में बेच देता है तो लाभ या हानि का परसेंटेज निकालिए। अब ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न हो गया है। 950 में खरीदता है, 1000 में बेचता है, मतलब 50 रुपए लाभ कमाता है। बटे में क्या लिखूं मैं, बटे में 1000 लिखूं कि 950 लिखूं। सीपी लिखते हैं, बटे में सीपी लिखते हैं। सीपी क्या है, 950, मतलब मैं बटे में लिखूंगा 950 और इंटू कर दूंगा। 10 से 10 काट लेते हैं और इस 5 से मैं इस 95 को काटने की कोशिश करता हूं। 19 के पहाड़े में 5 बार 95 होता है शायद, तो मैं यहाँ पे 19 लिख देता हूं। अब 19 से मैं भाग दूंगा 100 में, 100 में 19 का भाग दूंगा तो 5 बार तो पूरा कट जाएगा, 5 बार 95 आते हैं। अब बच गए 5। अब 19 में 5
से 5 में 19 का भाग हम नहीं दे सकते, इसलिए 5 का 5 रह जाएगा और बट्टे में 19, मतलब ये 19 बोल रहा है कि मैं तो भाग दे के मानूंगा, पर ये देने नहीं दे रहा, इसलिए वहीं पे रुके हुए दोनों, इन दोनों के बीच में समझौता ही नहीं हो पा रहा है। चलिए, यही आपका सही उत्तर है, 5 सहित 5/19 जो है सी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आज का आपका अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न यह कहता है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 2530 है। दोस्तों, इसको हम ऐसे हल कर लेते हैं कि 2530 जो है, सभी बढ़ा रहे हैं। देखो, 10% इसने बढ़ा दिया, 15% इसने बढ़ा दिया और 25% इसने बढ़ा दिया, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य है, हमको बढ़े हुए मूल्य का भाग देना है और घटे हुए जो उसका 100 विक्रय मूल्य है उसका हमेशा हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो एक बार तो ये 10% लाभ कमाने के बाद की वैल्यू है, तो 100 कितना होगा। अगली बार ये 15% लाभ कमाने के बाद वाली वैल्यू है, तो 100% कितना होगा। और उसकी अगली बार यह 25% लाभ कमाने के बाद वाली वैल्यू है, तो 100% कितना होगा। बस इतना ही करना है। चलिए, एक जीरो से मैं एक जीरो को कैंसिल कर देता हूं। और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं 25 से इसको 4 बार काट देता हूं और 25 से इसको 5 बार काट देता हूं। और क्या कर सकते हैं, 11 से इसको काटने की कोशिश कर लेते हैं। 11 से इसको काटेंगे तो 2 बार 22 कट जाएगा, 3 बच गए, फिर 3 बार कट जाएगा, 11 से 23 बार कट गया। और क्या कर सकते हैं, 23 के पहाड़े में मुझे लगता है कि 115 आता है शायद 5 बार, तो मैं इसको 23 से 115 को 5 बार काट देता हूं। अब क्या नीचे बचा है, बस 5 × 5 मतलब 25, तो 25 से मैं इसको काट देता हूं 4 बार, क्योंकि 25 के पहाड़े में 100 जो है वो कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। अब क्या बचा है मुझे, 4 × 100 × 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया आया 16, 16 में 100 का मल्टीप्लाई किया आया 1600। डी वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और प्रश्न समझाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह की ट्रिक्स और नई नई ट्रिक्स आप देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई प्रश्न यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जब तक होगा हम उसको उत्तर आपको बताएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से उसका उत्तर बताया जाए। देखिए दोस्तों, सारे प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक जो बनाना जो है वो संभव नहीं है। हम बना भी लेंगे तो याद कर पाना संभव नहीं है। न जाने कितनी मेरी शॉर्ट ट्रिक्स है जो मैंने खुद से बनाई है और मैं बच्चों को बताता हूं, पर बच्चे उसको एग्जाम टाइम में रिकॉल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा एक और कहना रहता है उसके साथ में कि मैं शॉर्ट ट्रिक तो बता रहा हूं, पर अगर आपको लॉन्ग मेथड याद हो जाए तो आप आपकी खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं। इसलिए आप ये कोशिश करें कि हम लॉन्ग मेथड से पहले, जब आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप उसको लॉन्ग मेथड से सोल्व करने की कोशिश करा करें और जब वो लॉन्ग मेथड से आपसे सोल्व हो जाए तो फिर आप उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएं ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।